जय हिंद मेरे शेर सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे इस वीडियो पे। तो देख सकते हो वीडियो में जैक बोर्ड के द्वारा यानी कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा क्लास 12 का जो मॉडल सेट संख्या 1 है, सब्जेक्ट का मैं बात करूं तो हिस्ट्री का, वो जारी किया गया है। तो मेरे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप जो हिस्ट्री का मॉडल सेट आप उसको करवा दें तो बहुत कृपया होगी। तो आप लोगों के डिमांड पे ही अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने क्लास 10 का जितना भी पूरा का पूरा सेट है उसको कंप्लीट कर लिया। चाहे आप हिंदी का बात करो या मैथ का बात करो, एसएसटी का बात करो, साइंस का बात करो, तो हम लोगों ने सारा का सारा, इंग्लिश का बात करो, सबका हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आप लोगों के डिमांड पे क्लास 12 का लेके आया हूं। तो ये औरों से बेटर क्यों हो, मैं उस पर पहले बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ सामान्य निर्देश पे हम लोग बात करते हैं। जनरल जो इंट्रोडक्शन है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में क्या करे, उत्तर दे। तो ये जो वर्ड है कि जो भी परीक्षार्थी है वो अपने शब्दों में उत्तर दे, तो हमने क्या करा है कि हम लोगों ने अपने हाथ से, मैं किस पे बात कर रहा हूं, अपने हाथ से हम लोगों ने उत्तर लिखा है। और आप वो देखोगे कि हम लोगों ने किस तरह से अपने हाथ से यानी कि हैंडराइटिंग के द्वारा, अपनी हैंडराइटिंग के द्वारा हम लोगों ने सारा क्वेश्चन आंसर बनाया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही क्या होगी, आसानी होगी। ये सबसे पहली चीज है जो आपको फायदा दिलाएगी एग्जाम में, क्योंकि आपको एक तरह से लिखने का जो शैली है आपको वो पता चल जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा क्या है, देख सकते हो कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 19। आपको 19 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और क्या करना है, आपको 19 प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो देख सकते हो क्वेश्चन में शुरू करने से पहले जो जनरल इंट्रोडक्शन उसको मैं पूरा करता हूं। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम देख सकते हो 1 वाक्य में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो भी आपके STQ क्वेश्चन है, इसके आगे भी लगा देता हूं कि वेरी शॉर्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आपका देख सकते हो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के क्वेश्चन है। और इनको क्या करना है कि आपको 5 उत्तर देने हैं प्रश्नों में से, 7 में से 5 का, और आपको हर एक के लिए 2 नंबर मिलेगा। यहां तक तो समझ में आ गया आपको। दूसरा देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसके लिए आप देख सकते हो आपको इनमें से क्या करना है कि नहीं 5 के प्रश्नों का उत्तर देना है और 50 शब्दों में क्या करना है, आपको उत्तर देने हैं। और देख सकते हो तीसरा क्या है कि 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तर के प्रश्न है और इनमें से क्या करना है कि 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और टोटल 100 शब्दों में क्या करना है, उत्तर देने हैं। तो रही 3 की बात या 5 का बात या 5 का बात, तो हम लोगों ने टोटल के टोटल जितने भी क्वेश्चन है हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या किया, आंसर किया है। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन के आंसर पे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जैक बोर्ड के नोटिफिकेशन के साथ साथ जो भी स्टडी होती है और यहाँ तक जितने भी मॉडल सेट होते हैं सारे हमारे यहाँ क्या करते करवाए जाते हैं, जिससे आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है वो क्या हो सके, अच्छे से हो सके। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो देख सकते हो पहला जो खंड है वो खंड क्या है, तो देख सकते हो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देख सकते हो सबसे पहला जो प्रश्न वो क्या है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। क्या है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो और मैंने आंसर किया देख सकते हो, मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर। तो चूंकि मैंने आपको क्या बोला था कि सारे के सारे जो आंसर है वो हाथ से लिखे आंसर होते हैं और इनको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जो है लगता है। तो यार कम से कम मेहनत देख के भी आप क्या करो, हम हमारे चैनल को क्या करें, जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन का तो आंसर ये रहा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर है। जैसे तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो हूल दिवस जो है वो 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जून को जो है हूल दिवस मनाया जाता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ। तो 1857 का जो क्रांति है वो मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से, मेरठ से शुरू हुआ था और मेरठ से ही क्या हुआ था, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये बैसाखी के दिन में हुआ था। बैसाखी का मेला लगने वाला था और वो दिन क्या था, अगर मैं डेट का बात करूं तो 13 अप्रैल 1919।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बैसाखी के दिन में, है ना। डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे यह बताएं कि भारत का जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ? क्या कब बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में बता दें। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। और इस दिन हम लोग क्या करते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन का, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की, है ना। दक्कन के गांवों में रैयतों ने क्या किया था, कि कब बगावत किया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 मई 1875 को। कब? 12 मई 1875 को दक्कन के गांवों में जो रैयत किसान होते हैं उन्होंने क्या किया था? बगावत कर दिया था। क्या किया था? बगावत कर दिया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि मंगल पांडे ने कहां से विद्रोह किया था? तो आपको पता होगा कि 1857 के क्रांति का बहुत, मैं बोलूंगा कि इन्होंने ही स्टार्ट किया था, जो भी हमारा 1857 का क्रांति है। तो मंगल पांडे ने कहां से? मेरठ की जो सैन्य छावनी है वहां से क्या किया था? विद्रोह जो है शुरू किया था। तो मंगल पांडे ने विद्रोह कहां से शुरू किया था? तो भाई मेरठ की जो छावनी है, सैनिक छावनी, वहां से क्या किया था कि विद्रोह को शुरू किया था। तो हम लोगों ने टोटल 1 से लेकर 7 तक के जो भी प्रश्न है उनको हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे खंड ब पे। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या कितना, 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों पे हम लोग बातें करेंगे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि अकबर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के जितने भी प्रश्न है ये आपको 50 शब्दों में, कम से कम 50 शब्दों में क्या करना है? उत्तर देने हैं। और इसके लिए आपको 3 जो है नंबर मिलने वाले हैं एक प्रश्न के लिए। तो देख सकते हो कि क्या है कि अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो मैंने इसके लिए क्या आंसर लिखा है आप देख सकते हो। तो अकबरनामा के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा कि अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो अकबरनामा है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप क्या बोलोगे कि ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। तो भाई आखिर अकबरनामा तो अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया था, तो इसका तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अकबर की कहानी। क्या होता है? अकबर की कहानी। तो पूछा जाता है कि अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या बोलोगे आप कि अकबर की कहानी। बात करेंगे तीसरे पे, तो देख सकते हो यह अकबर के शासन काल में लिखा गया एक प्रमाणिक इतिहास है। याद रखिएगा ये क्या है? एक प्रमाणिक इतिहास है। तो भाई आखिर ये प्रमाणिक इतिहास क्यों है, इस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो देख सकते हो कि लेखक को इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी क्या थी? पहुंच थी। कारण समझेगा कि जब अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा, तो अबुल फजल उस समय अपने आंखों से देखकर सारे घटनाओं को लिखा करते थे, पहला चीज। दूसरा क्या है कि जो भी उन्होंने चीज को लिखा वो सरकार तक पहुंचती थी। तो यानी कि इन 2 कारणों से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अकबरनामा है एक प्रमाणिक इतिहास है। क्या है? एक प्रमाणिक इतिहास है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख सकते हो कि 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारणों का वर्णन करें। तत्कालिक कारणों का क्या करना है? वर्णन करना है। तो अगर मैं बात करूं तो 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारण क्या है? निम्नलिखित है। तो आखिर ये कारण क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण देख सकते हो कि 1857 के आरंभ में सेना में नई रॉयल इनफील्ड राइफल क्या हुआ था? प्रचलित किया गया था, या मैं बोलूंगा कि शामिल किया गया था। तो ये 1857 के सेना में, 1857 का जब आरंभ हुआ था उस समय जो सेना था उसमें क्या किया था? एक राइफल में समझते हो बंदूक, उसको क्या किया था? लाया गया था। सबसे पहला ये क्रांति का कारण है। दूसरा क्या है कि इन राइफलों में प्रयुक्त होने वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले इसे दांत से क्या किया जाता था? काटा जाता था। तो पहला तो क्या हो गया कि राइफल लाया। दूसरा क्या क्या कि जो भी कारतूस यानी कि जो भी गोली यूज किया जाता था या जो भी बम यूज किए जाते थे उनको प्रयोग करने से पहले उनको दांतों से क्या किया जाता था? काटा जाता था, उनके सील को तोड़ा जाता था। तीसरा देख सकते हो कि जो भी कारतूस के ऊपर जो भी सील था या फिर जो भी टोपी होती थी उस पर क्या किया गया था कि गाय का और सुअर की क्या की गई थी? जो टोपी होती है उसमें लगी होती थी। तो चूंकि देखिएगा कि भारत के जो भी सेना के जो लोग थे
उनकी यह धार्मिक मान्यता है कि अगर वो हिंदू हैं तो आपको पता होगा कि गाय का और ऐसे सुअर का भी जो होता है कि इनको हम लोग धार्मिक तौर से बहुत अच्छे हम लोग मानते हैं या नहीं मानते, जो भी कुछ होता है। तो यह भारतीय सेना के धार्मिक भावनाओं की क्या थी, क्रूर अवहेलना थी कि हम लोग गाय की पूजा करते हैं और हमारे धर्म के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा था कि भाई ये घटना जो है वो उठी। तो पहला क्या था कि राइफल प्रयुक्त होना, दूसरा क्या था कि जो भी कारतूस था उसको दांतों से काटना, तीसरा क्या था कि इस पर गाय और सुअर की चर्बी का लगा होना, और चौथा क्या था कि धार्मिक भावना का अवहेलना करना, और पांचवा क्या था, तो ये जो कारतूस की घटना ने क्या किया कि ये जो क्रांति है इसको बारूद के ढेर में क्या किया कि चिंगारी लगाने का काम किया और विद्रोह क्या हुआ, फूट पड़ा। ये तो रही, हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि असहयोग आंदोलन का क्या कारण था, यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, इसका क्या कारण था, इस पे हम लोग बात करेंगे। समझिएगा कि पहली बात करते हैं कि असहयोग शब्द का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था। तो गांधी जी ने असहयोग शब्द का प्रयोग 1909 में लिखी गई अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किया था। तो क्वेश्चन आता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो आप क्या बोलोगे, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। तो सर्वप्रथम हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखा गया था, 1909 में लिखा गया था, और किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। तो भाई ये तो किताब के बारे में हम लोगों ने बात किया, लेकिन बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों किया गया, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ। क्या ये जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारत के सहयोग से स्थापित हुआ, और साथ में अगर मैं बात करूं तो और ये जो शासन व्यवस्था है तो हमारे सहयोग के कारण ही क्या हो रहा है, चल पा रहा है। लेकिन अगर हमें भारत के लोग क्या करेंगे कि अपना जो सहयोग हमको उनको दे रहे हैं अगर वो वापस ले ले, तो ये जो पूरा का पूरा जो ब्रिटिश शासन का जो पूरा का पूरा वर्चस्व है वो क्या हो जाएगा कि साल भर के भीतर ढह जाएगा। तो अगर हम लोग असहयोग करते हैं तो हमें क्या होगा कि हमें स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन करना शुरू किया था। तो पहला तो कारण आपको पता होगा कि भाई हम लोग आज उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके वस्तुओं को हम लोग खरीद रहे हैं, हम उनको वस्तु बेच रहे हैं, जो भी कर लगाया जा रहा है उस कर को मान जा रहे हैं। तो पहला तो सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो स्थापित हुआ, और उनके सहयोग के कारण ही क्या हो रहा है कि भाई वो हम पे क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उनका जो सहयोग है वो वापस लेना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार साल भर में क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगी, स्वतंत्रता की स्थापना हम लोग कर लेंगे। तो ये तो बात रहा कि हम लोग असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या देख सकते हो कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। ये जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में क्या करना है, हमें बताना है। सबसे पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो देख सकते हो कि मौलिक अधिकार संविधान का क्या है कि अभिन्न अंग है। जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, जिसे नहीं होते बचपन में कि मान लो कि उंगली कट जाएगा तो क्या होगा, लेकिन उस उंगली का भी क्या होता है, बहुत वैल्यू होता है। उसी तरह क्या है, एक अभिन्न अंग है, जिस मतलब ऐसा अंग जिसको बॉडी से अलग नहीं किया जाता उसको अभिन्न अंग बोलते हैं। तो उसी तरह क्या है कि मौलिक अधिकार संविधान का क्या एक अभिन्न अंग है, यानी कि मौलिक अधिकार को संविधान से अलग नहीं किया जा सकता। कारण समझेगा कि सभी नागरिकों की बुनियादी मानव अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि मानव को जितने भी बुनियादी अधिकार मिले हैं, यानी कि बेसिक्स जितने भी हमें फंडामेंटल चीजें मिली हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पहला चीज। दूसरा क्या कि किसी भी व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म, पंथ या जन्म स्थान की स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा किस में लिखा हुआ है, तो ऐसा हमारे मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पे कि वो औरत है, वो मर्द है, वो ट्रांसजेंडर है, या किसी व्यक्ति के जाति के आधार पे कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या किसी के धर्म के आधार पर कि मैं सिख धर्म को मानता हूं, आप हिंदू धर्म को मानते हो, किसी के पंथ के आधार पर या किसी के जन्म के आधार स्थान के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी को भी हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और यही क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। देख सकते हो 12 क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। अस्थायी बंदोबस्त के विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो सबसे बड़ी जो विशेषता का मैं बात करूं
तो अस्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता यह है कि सरकार के साथ किसानों का कोई संबंध नहीं होता था। क्या होता था कि सरकार के साथ किसानों का कोई संबंध नहीं होता था। भाई कारण समझेगा कि क्यों ऐसा नहीं होता था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण देख सकते हो कि अस्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदार क्या होते थे कि भूमि के स्वामी बना दिए जाते थे। पहला कि अस्थायी बंदोबस्त के आधार पर जो भी उस क्षेत्र के जमींदार होते थे उसको क्या किया जाता था कि भूमि का स्वामी बना दिया जाता था कि उस भूभाग का क्या वो स्वामी है। तो अब अगर वो स्वामी है तो वो क्या करता था कि जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देता रहता था तब तक भूमि पर क्या होता था कि उसी जमींदार का क्या होता था कि अधिकार जो होता था सुरक्षित होता था। तो भाई जमींदार का अगर अधिकार सुरक्षित है तो ये उसके लिए क्या करता, कर देने का काम करता। लेकिन अगर किसी कारण से वो लगान नहीं देने की स्थिति में है तो उन्हें भूमि के मालिक से क्या किया जाता था कि अधिकार से उसको वंचित कर दिया जा सकता था। तो यही कारणों के कारण मैं बोलूंगा कि ये जो हमारा अस्थाई जो बंदोबस्त है वो क्या है, एक अच्छा और एक उल्लेखनीय है। मैं बोलूंगा कि उसकी विशेषता है पहला क्या कि इसमें सरकार का संबंध किसानों से नहीं था बल्कि जमींदारों से था, और जमींदार को क्या किया जाता था कि इसके आधार पे उसको भूमि का मालिक बना दिया जाता था, और अगर वो लगान नहीं चुका पाएगा तो उससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं था बल्कि जो भी उस क्षेत्र के मालिक होते थे उनको क्या किया जाता था कि उस अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। तो ये तो बातें थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उस पर क्या करना है, एक टिप्पणी देना है, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं तो देख सकते हो कि पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। कब? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। और इसने पानीपत के इन इलाकों में क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि भारत में मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, नींव रखा गया। तो यह युद्ध जो था वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और काबुल के तैमूर शासक जहांगीर उद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच में, यानी कि इब्राहिम लोधी के बीच में और बाबर के बीच में लड़ा गया। और इस युद्ध में क्या हुआ कि इब्राहिम लोधी बाबर की सेना के सामने क्या हो गए, परास्त हो गया। और जो इब्राहिम लोधी को क्या किया था, बाकी बाबर की सेना ने परास्त कर दिया था। यानी कि इब्राहिम लोधी क्या हुआ था कि बाबर से हार गया था। ठीक है, बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि फर्मिंगन की 5वीं रिपोर्ट क्या थी। यानी कि 5वीं रिपोर्ट पे हम लोग बात करेंगे कि उसकी 5वीं रिपोर्ट क्या थी, उस पर बात करेंगे। तो देख सकते हो पहला क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों से तैयार की गई रिपोर्ट जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में क्या हुआ था, प्रस्तुत किया गया था। ये क्या है, संसद है, ये क्या है, संसद है, याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे संसद कर दिया। ठीक है, संसद में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और इसी को क्या कहा गया, 5वां रिपोर्ट का क्या दिया गया, संज्ञा दिया गया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों को तैयार की गई रिपोर्ट जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में क्या किया गया था, प्रस्ताव किया गया था। ये जो रिपोर्ट था इसमें कुल मिलाकर 102 पृष्ठ थे, यानी कि 1002 क्या थे इसमें पृष्ठ, यानी कि पन्ने थे। साथ में इसमें 800 से अधिक क्या थे, पृष्ठ परिविष्टियां थी। यानी कि मैं बोलूंगा कि जो भी पृष्ठ है उसमें नहीं होता नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके 800 से अधिक क्या थी, परिविष्टियां थी। अब अगर बात करेंगे कि इन परिविष्टियों में, यानी कि जो भी परिविष्टि थी इनमें जमींदारों तथा रैयतों की अर्जियां है ना, अलग अलग जिलों के कलेक्टर के रिपोर्ट और राजस्व विवरण के संबंधित क्या था, सारा का सारा जो रिपोर्ट है वो दिया गया था। तो पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट में किन सारे बातों का उल्लेख था, तो क्या बोलेंगे कि जमींदारों तथा रैयतों की अर्जियां है ना, अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट और क्या था, राजस्व प्रणाली या राजस्व विवरण जो है उससे संबंधित क्या था, सारा का सारा जो जानकारी दिया गया था। तो ये तो बात की हम लोगों ने बात किया किस पे, तो भाई 5वीं रिपोर्ट क्या थी उस पर हम लोगों ने बात किया। बात करेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि संथाल विद्रोह के बारे में
विस्तार में बताएं। और यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि जो भी संताल विद्रोह है उसके बारे में क्या बताना है आपको, दीर्घ में यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आपको बताना है। और ये आप जानते हो ये आपको 100 से प्लस वर्ड में आपको लिखना है, और अगर आपका सही होता है तो आपको क्या मिलेगा, 5 नंबर मिलने वाला है। तो अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ में अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी फायदा मिल रहा है तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बात करेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन का। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। तो देख सकते हो संताल विद्रोह के बारे में विस्तार से क्या करना है, आपको आंसर बताना है। तो देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि 1850 के दशक तक संथाल लोग यह अनुभव करने लगे थे कि स्वयं के लिए एक आदर्श संसार के क्या करना है, स्थापना करना है। अब ये आदर्श जो मैं बोलूँगा संसार वो है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो आदर्श क्या है कि आदर्श संसार की स्थापना करने हेतु इन्होंने क्या किया कि ये जो संसार है वो जहाँ पे क्या होगा कि स्वयं का शासन हो, और जमींदारों और साहूकारों तथा ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। तो इनका सबसे बड़ा चीज पूछा जाता है कि इन्होंने संथाल विद्रोह क्यों किया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो 1850 के दशक तक संथाल लोग यह अनुभव करने लगे थे कि स्वयं के लिए एक आदर्श संसार की स्थापना करने हेतु क्या करना चाहिए, करने हेतु पहला तो क्या करना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए। अगर हम लोग ये जो संसार का स्थापना कर रहे हैं ये संसार किसके लिए हो कि स्वयं के शासन का हो, कि हम लोग क्या करेंगे, खुद से शासन करेंगे। और ये जो जमींदार है और जो साहूकार और जो ब्रिटिश राज्य है इसके खिलाफ क्या करेंगे, हम लोग विद्रोह कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपना राज्य चाहिए। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण देख सकते हो कि उनको कंपनी के अधिकारियों ने यह भी उनको कंपनी के अधिकारियों ने ही अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जंगलों में स्थापित किया गया था। आपको पता होगा कि पहली बार जो ये हमारे जो मैं बोल सकता हूं जो संथाल लोग हैं वो कहाँ आए थे, तो वो पश्चिम बंगाल आए थे। और पश्चिम बंगाल में वो किस लिए आए थे, तो बड़े बड़े जो साहूकार और जमींदार हैं वो लोग खेती करने के लिए क्या कहते हैं, इनको लेके आए थे। तो चूंकि ये जो हमारी जो पहाड़ियाँ जो क्षेत्र है उस पहाड़िया क्षेत्र में जो पहाड़िया जो जंगली लोग रहते थे उन पे शिकंजा कसने के लिए क्या किया गया था कि एक दामिन एक को नामक एक जगह था जिसको क्या किया गया था कि इन लोगों को दे दिया गया था और उनको बोला था कि जाइए आप क्या करें, वहां पे कृषि करें। तो चूंकि ये लोग जो भी ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको बैठाया था, तो इनको बैठाने का मुख्य कारण क्या था कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जंगलों में इनको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। परंतु कुछ समय बाद उन्होंने उनकी जो जमीन थी जिसको हम लोग दामिन एक कोह कहते हैं उनको क्या किया कि छीनना आरंभ कर दिया, जिस कारण संथाल लो ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। तो पहला तो उनको अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बैठाया, और दूसरी की बात हो गई कि कुछ समय बाद उनका जो जमीन था उस जमीन को क्या किया कि छीनने का शुरुआत कर दिया। तो ये तो दूसरा कारण था विद्रोह का। तीसरा कारण बात करें विद्रोह का, तो संथाल ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। उससे साहूकारों जो थे वो ऊंचे दर पर क्या कर लेते थे, ब्याज लेते थे। तो पहला क्या हो गया कि भाई जो जमीन को उसने साफ किया, खेती लायक जमीन बनाया, उस पर पहले तो भारी भरकम कर लेना शुरू किया। और दूसरा कि अगर फसल नहीं हो रहा है और अगर फसल उसमें उत्पादन करना चाहता है तो साहूकार क्या कर रहे थे कि उस जमीन पर बहुत भारी भरकम क्या कर लगा देते थे, कर जो है लगा देते थे। तो ये तो तीसरा कारण था। चौथा कारण देख सकते हो कि ब्रिटिश शासन के दौरान शोषण और उत्पीड़न का नया दौर शुरू हुआ था, आपको पता होगा। तो इससे संथाल लोग क्या थे, अछूते नहीं थे, वो भी क्या थे, इस मैं बोलूंगा कि इस शोषण का जो दौर था उसमें वो लोग भी क्या कर चुके थे, आ चुके थे। तो इन्हीं कारणों के कारण क्या किया गया था कि इन शोषण का जबरदस्त क्या विरोध किया, और इसी के कारण क्या हो गया कि संथाल विद्रोह शुरू हो गया। तो संथाल विद्रोह के 4 कारणों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या देख सकते हो कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे। अकबर क्या था, एक राष्ट्रीय शासक था कैसे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अकबर एक राष्ट्रीय शासक था क्योंकि पहला पॉइंट देख सकते हो, पहला पॉइंट क्या है कि अकबर जिस समय सम्राट बना था उस समय के क्षेत्रों में के जनसमूहों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एकता क्या हो रही थी, उन्नत कर रहे हैं, एवं उनको क्या किए थे, एक सूत्र में पिरा दिए थे। तो अकबर जब राजा बना या जब अकबर शासन कर रहा था उस समय उन्होंने क्या किया कि जो भी
जो भी उनके क्षेत्र में जो भी जन समूह आते हैं, उन समूहों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और साथ में धार्मिक जो संस्कृति है उनको एक सूत्र में क्या किया था, उन्होंने पिरोने का काम किया था। साथ में उनके राज्य में जो विभिन्न नीतियों और धर्मों व संप्रदाय एक दूसरे से घृणा करता था, अकबर ने क्या किया था, इन सभी को क्या किया था, मिटा दिया था। ये तो दूसरा काम था जो अकबर ने किया। बात करेंगे तीसरे वाली चीज पे, तो तीसरा देख सकते हो कि अकबर के विषय में लॉरेंस बिनियन ने लिखा है कि एक शासक के रूप में अकबर की सबसे बड़ी सफलता यह था कि उसने विभिन्न राज्यों और विभिन्न धर्मों के समूह को क्या किया था, एक सूत्र में पिरा दिया। तो ये तो चार बातों से हम लोग बोल सकते, इन तीन बातों से हम लोग बोल सकते हैं कि अकबर क्या था, एक राष्ट्र शासक था। क्या था अकबर? एक राष्ट्र शासक था। बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करना है। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो हर साल आपका ये पीछा नहीं छूटता, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो बात करेंगे आंसर पे, तो देख सकते हो पहले हम लोग देखते हैं भाई पहला आंसर कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक इस कदर छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। शांति और अहिंसा के उनके अमर संदेश ने पूरे विश्व की मानव जाति को क्या क्या प्रभावित किया। तो पूछा जाता है कि गांधी युग कब से कब का था, तो 1919 से लेकर 1948 तक का जो पूरा जो टाइम पीरियड है भारतीय इतिहास का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी के युग से जाने जाते हैं। और साथ में गांधी जी का जो शांति और अहिंसा का जो विचार था, इस संदेश ने क्या किया था कि पूरे विश्व में जाति को क्या किया था, मानव जाति को क्या किया था, प्रभावित किया था। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा भाई, क्या आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और 1891 में उन्होंने इंग्लैंड से क्या किया था कि वकालत पास की और पहले क्या क्या जो राजकोट, गुजरात का जो राजकोट है वहां पे, और बाद में बंबई में क्या क्या था, वकालत करने लगे थे। और 1893 में क्या क्या था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाने का क्या मिला, मौका मिला। तो क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या, तो क्या बोलोगे? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? तो अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, 1851 में अपना जो वकालत का पढ़ाई वो इंग्लैंड से पूरा किया और सबसे पहले राजकोट में और बम्बई में क्या किया था, इन्होंने वकालत क्या किया था, शुरू किया था। और 1893 में क्या हुआ था कि उनको दक्षिण अफ्रीका जाने का क्या मिला, मौका मिला। तो भाई जब ये अफ्रीका में गए तो उन्होंने देखा कि गोरों द्वारा किए जाने वाले रंगभेद नीति का विरोध इन्होंने करना शुरू किया। और दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, गांधी जी ने नाटल भारतीय कांग्रेस क्या की थी, बनाई थी। वहीं उन्होंने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया, आरंभ किया। तो पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां पे शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में शुरू किया था। उनके प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका की सरकार को दमनात्मक अधिनियम रद्द करना पड़ा, यानी कि जो भी रंग भेद के खिलाफ गोरे कालों का जो भेद चल रहा था उसको क्या करना पड़ा, उसको रद्द करना पड़ा, जिससे गांधी जी की प्रतिष्ठा क्या होगी कि बढ़ने लगी। अफ्रीका के साथ साथ क्या हुआ, भारत में उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ने लगी। दूसरा क्या देख सकते हो कि 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। फिर 1914 में गांधी जी क्या हुए, भारत लौट आए। फिर देख सकते हो कि 1917 में उन्होंने नील किसानों के विद्रोह में चंपारण में आंदोलन छेड़ा और सफल रहे। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद आंदोलन से उनकी ख्याति बढ़ने लगी। तो पहला तो भाई वो लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन अफ्रीका में सफल हो गए, जिससे लोग उनको थोड़ा बहुत जानने लगे। फिर 17 में जब आए और नील के किसानों के लिए विद्रोह किया चंपारण बिहार में, तो आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया, जिसके कारण लोग इनको और थोड़ा पहचानने लगे। और फिर जब ये खेड़ा जिला में और अहमदाबाद में आंदोलन किया, तो उसके बाद इनको क्या मिल गया, इनको बहुत ज्यादा लोग क्या लगे, जानने लगे, इनको ख्याति मिल गया। ये एक बात है। पांचवा देख सकते हो कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद
उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना क्या क्या निश्चित किया कि जब यह जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो पूरा का पूरा नरसंहार हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया कि एकदम सक्रिय रूप से जो भी मैं बोलूंगा कि राजनीति है भारत का, उसमें क्या क्या भाग लेना शुरू कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जिसके बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह से होते हुए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है तक की सभी गतिविधियां गांधी जी से क्या थी, प्रभावित थी। तो देखिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसका भी क्या किया, उन सारे गतिविधियों पे अपना क्या किया, हिस्सेदारी दिया। साथ में देख सकते हो कि इसी बीच कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वे लक्ष्य से नहीं डिगे, वो लक्ष्य पे क्या रहे, बने रहे और तमाम कठिनाइयों के बावजूद भारत को हिंसात्मक तरीके से क्या दी, आजादी दिलाने में क्या रहे, सफल रहे। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने गांधी जी के बारे में हम लोगों ने बात किया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं बताएं। क्या करें, प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो अगर बात करें पहला नंबर पॉइंट, तो भारतीय संविधान क्या है, लिखित तथा क्या है, विस्तृत संविधान है। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर मैं वजन का बात करूं तो लगभग 13 किलो के आसपास में इसका वजन है। दूसरा क्या है कि इनमें 395 क्या है, अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और कितने की 24 भागों में पूरा का पूरा संविधान जो है बांटा गया है। साथ में देख सकते हो कि भारत का संविधान अनेक स्रोतों से क्या हुआ, तैयार किया गया और अनेक देशों से क्या किया गया है, मिलकर जो भारत का संविधान है वो तैयार किया गया। यह भी एक उसकी विशेषताएं हैं। फिर देख सकते हो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, यानी कि भारत के लोगों को किन किन चीजों पे संरक्षण दिया जाएगा, उन सारे चीजों का क्या दिया गया है, उल्लेख दिया गया है। यानी कि बुनियादी जो ढांचागत जो मैं बोलूंगा कि देने चाहिए लोगों को, उनके बारे में क्या है कि वर्णन किया गया है। साथ में देख सकते हो कि भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुसत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की क्या करना चाहता है, स्थापना करना चाहता है। तो भाई भारत में क्या चाहता है कि संपूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से आंतरिक तथा बाहरी मामलों का क्या हो कि प्रभुता संपन्न है। हमारे देश में क्या है कि हम लोग आंतरिक रूप से और बाहरी मामलों में क्या है कि दोनों स्थिति में हम लोग क्या है कि अपने आप को प्रभु संपन्न मानते हैं। यानी कि हम लोग अपने देश के व्यवस्था पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं और हम लोग बाहर में भी जाके क्या कर सकते हैं, अपने देश के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसा प्रभु हमने क्या है कि हमें क्या है कि हमें प्रभु सत्ता है। बात करेंगे अगला। तो देख सकते हो क्या है कि इसका उद्देश्य समाजवादी यानी कि समाज की स्थापना करना है तथा धर्म निरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य क्या करना है, बनाना है। साथ में आपको पता होगा कि भारतीय संविधान क्या है, लचीला और कठोर संविधान है। लचीला का मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसके नियम कानून क्या हो सकते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं, उसमें उलटफेर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कब, जब लगेगा कि उस उलटफेर करने से भारतीय जनता को क्या होगा, लाभ होगा। बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। यानी कि ब्रिटिश भारत का जो विभाजन हुआ उसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। तो देख सकते हो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त विश्व इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना है। तो भारत को आज़ादी याद है कि 15 अगस्त 1947 को मिला और ये जो पूरा का पूरा आज़ादी है वो विश्व के लिए क्या है, एक उल्लेखनीय बात है। तो लेकिन अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता तो कर दिया पर उसे दुर्बल बनाने के लिए उसे दो भागों में, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान में कर दिया। क्या किया, विभाजित किया। तो जब विभाजित हो रहा था उस समय महात्मा गांधी जी ने बोला कि विभाजन नहीं करो, यह देश के लिए खतरा है और अगर आप विभाजन करते हो तो क्या करना पड़ेगा कि आपको मेरी लाश से गुजरनी पड़ेगी, ऐसा गांधी जी ने कहा। लेकिन इसके पश्चात क्या हुआ कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो आखिर विभाजन का कुछ तो कारण रहा होगा, उन सारे कारणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण देख सकते हो कि अंग्रेजों का षड्यंत्र, अंग्रेजों का क्या था, चाल था। तो क्या चाल था भाई, तो भारत विभाजन अंग्रेजों का षड्यंत्र था। उन्होंने भारत को दुर्बल बनाए रखने के लिए इसका विभाजन किया। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेज जान गए थे कि उन्हें भारत छोड़ना ही है। अतः उन्होंने योजना बना ली थी कि यदि भारत स्वतंत्र
करना ही है तो क्यों ना उसे दो भाग में बांट दिया जाए ताकि वो दुर्बल हो जाएगा। तो ये एक कारण था। बात करेंगे दूसरा, तो देख सकते हो दूसरा कारण क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो अंग्रेजों से प्रेरणा तथा संरक्षण पाकर मुसलमानों ने अपने हित की रक्षा के लिए 1906 में, मैं बात करूं डेट तो दिसंबर 1906 में क्या किया था, मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में किया था। तो और अपने हितों के लिए अंग्रेजों के भक्त भी क्या रहे, बने रहे। पहला तो अपने हित की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना किया। दूसरा, अपने हित को बचाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के तलवे चाटने शुरू कर दिए। साथ में कि अंग्रेजों द्वारा जो भी मार्ले मिंटो सुधार था, कौन सा मार्ले मिंटो सुधार था, उसमें मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि चुनने का क्या दे गया, अधिकार दे दिया गया। तो जब एक ही देश में दो तरह के चुनाव होंगे, एक तो मुसलमानों का एक हिंदू का, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि सांप्रदायिकता का क्या होगा, जिससे विकास होगा। तो यह भी एक कारण था जिसके कारण मैं बोल सकता हूं कि भारत का विभाजन हुआ। तो ये तो था भाई क्या, मुस्लिम लीग। तीसरा कारण क्या था, देख सकते हो तीसरा जो हमारा कारण है वो क्या है कि कांग्रेस की दुर्बल नीति। क्या है, कांग्रेस की दुर्बल नीति। तो आखिर कांग्रेस की क्या दुर्बल नीति थी, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो कांग्रेस ने लीग को प्रसन्न करने के लिए उसकी अनुचित बातों को क्या किया, मानकर उसे बढ़ावा दे दिया। तो जो भी हम लोग चाह रहे थे कि भाई हमें क्या हो कि हमें ज्यादा मात्रा में जन आधार मिले, तो मुसलमानों को मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मुसलमान के जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे कि ज्यादा अपने आप को मांगने के लिए या दो राष्ट्रों का विभाजन करने के लिए वो क्या करने लगे थे कि उनको जो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी वो भी बात बोलते थे, और हम लोग क्या कर लेते थे, उसको मान लेते थे। तो जिसके बाद 1906 में पता होगा कि कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता हुआ, उसके अनुसार क्या किया गया था कि मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देने का क्या किया गया था, भारत ने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने क्या क्या स्वीकार कर लिया। तो यही जो क्या हुआ कि बाद में सांप्रदायिकता मैं बोलूंगा कि स्वीकार कर लिया। जिसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये तो था कि भाई पहला 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें क्या किया कि अलग प्रतिनिधित्व तो मान ही लिया। साथ में क्या किया कि जो भी खिलाफत आंदोलन था उसको सहयोग आंदोलन के साथ मिला लिया, और जो भी सीआर योजना के तहत जो भी रियासतों का मिलना था उसने क्या किया कि लीग को रियासत से मिलना था, वो क्या किया कि कांग्रेस ने क्या किया कि उस नीति का क्या किया कि उसका भी क्या क्या समर्थन किया, और उनको क्या किया कि सीआर योजना में लीग को रियासतें देना क्या क्या शुरू कर दिया। यह भी एक बातें थी। बात करेंगे पांचवा जो था, तो क्या कि आंतरिक सरकार की असफलता। तो पता होगा कि संविधान सभा के गठन के पहले, यानी कि जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो उससे पहले क्या हुआ था कि एक आंतरिक गवर्नमेंट बनाया गया था, और उसमें देखा गया था कि आप सरकार चला पाते हो कि नहीं चला पाते हो, ये बात हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपको आजाद करेंगे, ऐसे ब्रिटिशों ने कहा था। तो ये जो आंतरिक सरकार बना उसकी असफलता समझेगा कि आंतरिक सरकार में कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन लीग ने क्या किया कि लेकिन लीग कांग्रेस के प्रत्येक काम को क्या दे रहा था, बाधा डाल रही थी। इससे देश में रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा जो भी कार्य होना चाहिए उसकी अपेक्षा क्या होने लगा कि रक्तताप और दंगों को क्या मिल गया, बढ़ावा मिल गया। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उससे कहीं ना कहीं गांधी जी ने क्या किया कि जो अलग अलग जो निर्वाचन है उसको स्वीकार कर लिया। तो कहीं ना कहीं इससे जो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उसको क्या मिल गया, एक तरह से बढ़ावा मिल गया। तो ये तो पहला कारण क्या था कि अंतरिम गवर्नमेंट में बहुमत किसका था, कांग्रेस का था। और कांग्रेस ने क्या किया था कि अपने अंतिम गवर्नमेंट में कि मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को भाग दिया था, जिसमें मैं बोलूंगा कि शौकत अली खान थे जो हमारे वित्त मंत्री थे, और उन्होंने बहुत सारा क्या क्या उलटफेर कर दिया उस पूरे के पूरे लेखा जोखा में, और बहुत सारे कामों पे क्या करते थे, बाधा डालते थे, जिसके कारण जो भी काम होने चाहिए वो काम ना होकर रक्तचाप यानी कि प्रेशर वाला, और साथ में क्या हो गया कि दंगे को बढ़ावा देने वाला काम करने लगे। तो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि छोड़ा, आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, दोनों को क्या क्या अलग कर दिया। और कहीं ना कहीं एक तरह से मुस्लिम लीग के जो मैं बोलूंगा कि अलग प्रतिनिधि के बाद का या मोहम्मद अली जिन्ना के अलग होने के बाद का क्या क्या उन्होंने और ज्यादा मात्रा में फायदा उठाया मुस्लिम लीग ने। चौथा कारण देख सकते हो, छठा कारण कि हिंदू मुसलमान के दंगे। तो अंग्रेजों से बढ़ावा पाकर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को पूरा करवाने के लिए देश भर में हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए, और बंगाल और पंजाब में तैमूर और नादिर शाह
के अत्याचारों की याद एक बार क्या किया, ताज़ा कर दिया। यानी कि जिस तरह से जो भी हमारे तैमूर थे, है ना, और जो भी हमारे नादिर शाह थे, इन्होंने जिस तरह से बंगाल और पंजाब में जिस तरह से दंगे करवाए थे और जिस तरह से सारी चीज़ें करवाए थे, उस तरह की हुबहू क्या हो गया, पूरा का पूरा घटना हो गया। तो इस तरह से जो सांप्रदायिक दंगा हुआ उसको देखते हुए राष्ट्र नेता ने क्या किया कि बोला कि जितना दंगा हुआ हो गया, तो बाकी जो लाखों बेकसूर लोग हैं वो क्यों मारे जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग की जो मांग था उसको मान लिया और इस तरह क्या हुआ कि भारत का क्या हो गया, 2 भाग में विभाजन हो गया। तो पूरा का पूरा वीडियो हम लोगों ने ले लिया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जो बेल का आइकन होता है क्या करें, उसको भी जरूर प्रेस कर दे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी क्या करें, जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक क्या करें, जरूर शेयर कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।